थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारी चीजें देखी है। अब ये लास्ट पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स का, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे इसके साथ साथ अपन। तो ये थर्मोडायनेमिक्स का बेसिकली सेकंड पार्ट है, जिसको थर्मोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है कि भाई थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहते हैं किसको। एक हेडिंग है थर्मोकेमिकल इक्वेशन या फिर थर्मोकेमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट के बारे में बताया गया हो और फ्लो ऑफ हीट के बारे में बताया गया हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द रिएक्शन इन विच gives the information about the reactant physical state of reactant and also energy change। जैसे एग्जांपल के नाम से देखते हैं, जैसे मान लो मैंने कह दिया कार्बन प्लस H2O फॉर्म CH4, राइट। अब ये इक्वेशन या फिर रिएक्शन तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके स्टेट के बारे में नहीं बता रखा ना, तो इसके बारे में बता रखा कि इसकी स्टेट क्या है, गैस है, सॉलिड है, और ना ही हीट के बारे में बता रखा। अगर तो ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन नहीं होगी। अब मैं दूसरी लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ कार्बन ग्रेफाइट प्लस 2H2 गैसेस के फॉर्म में है और बन गया CH4। और यहाँ पे मैंने कुछ एनर्जी के बारे में बता रखा 394 किलो जूल और ये सॉलिड की फॉर्म है। तो मैंने ये केमिकल रिएक्शन क्या शो कर रही है, ये इसकी फिजिकल स्टेट के बारे में बता रही है कि ये गैसेस है, ये सॉलिड है, एनर्जी के बारे में बता रही है। तो ये अपनी क्या हो गई? थर्मोकेमिकल रिएक्शन हो गई। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी कि ऐसी रिएक्शन जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट के बारे में बताता हो और एनर्जी के बारे में भी बताता हो, उसको कहते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन या फिर थर्मोकेमिकल इक्वेशन। इसके बाद देखते हैं हीट ऑफ रिएक्शन या फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसको कहते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन या फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है इसके हेडिंग से कि हीट ऑफ रिएक्शन, इसका क्या मतलब हुआ कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड और हीट इवॉल्व, मतलब कितनी अमाउंट की हीट अपने को चाहिए या फिर हीट इवॉल्व हो गई किसी भी रिएक्शन को होने के लिए कि उसके दोनों रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट हो जाए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है कंप्लीटली रिएक्ट हो जाए। जैसे देखते हैं क्या मतलब है इसका। जैसे मैंने कहा H2 प्लस O2 टू गिव्स H2O। तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि ये O2 है, लेकिन प्रोडक्ट में एक ही O आ रहा, मतलब एक O एक ऑक्सीजन एटम बढ़ जाएगा। तो इसको हीट ऑफ रिएक्शन कहना गलत है। ये एग्जांपल 1 था। एग्जांपल 2 देखते क्या है। मैंने कह दिया H2 प्लस O2 टू गिव H2O, इसको बैलेंस कर देता हूँ, मतलब हाफ कर देता हूँ। तो ये है हीट ऑफ रिएक्शन और यहाँ पे जितने भी हीट चाहिए अपने को वो कहलाएगी हीट ऑफ रिएक्शन। तो बेसिकली हीट ऑफ रिएक्शन या फिर हीट ऑफ एंथैल्पी एक हम ऐसा कह सकते हैं कि बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए डिस्क्राइब की जाती है। बस सिंपल सी डेफिनेशन है कि हीट ऑफ रिएक्शन उसे कहते हैं जो कि एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो और उसमें कितनी हीट इवॉल्व हो रही है किसी भी रिएक्शन होने के लिए या फिर एब्जॉर्ब हो रही है, उसको कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। अब अपन देख लेते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ कंबशन ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आते हैं और एनसीईआरटी में पीछे दे रखे हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन नाम से पता चल रहा है कि कितनी हीट चाहिए या फिर निकलेगी कोई भी प्रोडक्ट बनने के लिए, राइट। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन की सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी द हीट रिक्वायर्ड और इवॉल्व्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम द कांस्टेंट पार्टिकल विच इज इन द स्टैंडर्ड स्टेट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, जैसे अभी मैं एक एग्जांपल फिर से वही एग्जांपल लेता हूं। मैंने कह दिया यहाँ पर कार्बन डायमंड, वही एग्जांपल ले लेते जो मैंने पहले लिया था H2O टू गिव CH4, राइट।
डेफिनेशन है कि 1 मोल प्रोडक्ट बनना चाहिए। हीट ऑफ फॉर्मेशन हमेशा 1 मोल प्रोडक्ट बनता है, और जिनसे बनना है वो स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए पार्टिकल। तो यहाँ पे कार्बन डायमंड जो है वो स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं माना जाता है, कार्बन ग्रेफाइट जो होता है वो स्टैंडर्ड स्टेट में माना जाता है। तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन कहना गलत होगा, राइट। दूसरा मैं देता हूँ कार्बन ग्रेफाइट। अब ये जो है बनेगा 1 मोल ही, तो प्रोडक्ट तो 1 मोल ही बनना है, क्योंकि फॉर्मेशन हमेशा 1 मोल स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, स्टैंडर्ड हमेशा 1 यूनिट होता है कोई भी, ठीक है। तो कार्बन में स्टैंडर्ड स्टेट में है, हाइड्रोजन में स्टैंडर्ड स्टेट में है, क्योंकि कार्बन ग्रेफाइट को स्टैंडर्ड स्टेट में मानते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। इससे 1 मोल बना, तो इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन कहना सही है। अब अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, H+ O2 - 2 gives H2O, तो ये भी हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ये आयन की फॉर्म में है, और आयन की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ये हमेशा कांस्टेंट पार्टिकल की फॉर्म में, H2 नेचर में H2 की फॉर्म में ही रहता है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है हमेशा स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट हमेशा 1 मोल बनना चाहिए, उसको कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। अगर किसी भी रिएक्शन दे रखी हो और उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना, जैसे कि मान लो कोई वैल्यू दे रखी हो अपने को, इसका कार्बन ग्रेफाइट हीट ऑफ फॉर्मेशन की कोई भी वैल्यू दे रखी हो, मान लो x, मान लो x, इसकी दे रखी हो y और इसकी दे रखी हो z। तो इस रिएक्शन से हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना, हीट ऑफ रिएक्शन का निकालना क्या आ जाएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या हो जाएगा, अगर 2 मोल देगा 2 × y, प्रोडक्ट लेना पहले, प्लस z माइनस रिएक्टेंट का x। अगर मोल आगे दे रहेगा तो उसको सिंपल इंटू करना है, और इनका प्लस करके इनका माइनस करना, तो हीट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। मतलब इससे ये निकल जाएगा कि इसके पास कितनी एनर्जी थी, सॉरी प्रोडक्ट z ही है यहाँ पे, प्रोडक्ट z ही है, ये हो जाएगा प्लस 2 × y। ये प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट यहाँ पर z ही है, रिएक्टेंट 2 दे रहे हैं यहाँ पर, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। तो यहाँ पर इससे ये पता चल जाएगा कि भाई इसके पास कितनी एनर्जी थी, बाद में इसके पास कितनी बची, उससे ये आइडिया लग जाएगी कि भाई कितनी एनर्जी इवॉल्व हुई या कितनी एनर्जी अपने को देनी पड़ी। अगर नेगेटिव साइन, इसको सॉल्व करने के बाद अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो इसका क्या मतलब एनर्जी इवॉल्व हुई, और अगर पॉजिटिव साइन आ रहा है तो एनर्जी देनी पड़ी, राइट। अब देख लेते हैं हीट ऑफ कंबशन। नाम से पता चला कंबशन मतलब समथिंग बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीट ऑफ कंबशन। इसका कीवर्ड क्या हो जाएगा, कीवर्ड ये हो जाएगा कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बर्न होना है तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे कीवर्ड क्या है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक्सेस में होनी चाहिए, कंप्लीटली बर्न होना चाहिए। ये बर्न से क्या बनेगा, CO2 1 मोल, और ये भी बर्न फॉर्मेशन हो रहा है तो 1 मोल का फॉर्मेशन, कंबशन हो रहा है तो 1 मोल का कंबशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। और H2O, इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 2H आ जाएगा, कार्बन एक ही और ऑक्सीजन कितना 2O2 4, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो ये अपनी हो गई हीट ऑफ कंबशन। 1 मोल का बर्न होना इन द एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन की एक्सिस नहीं करूंगा तो हीट ऑफ कंबशन नहीं कहेंगे उसको, वो रिएक्शन हीट ऑफ कंबशन नहीं कह सकते उसको। अगर मान लो किसी भी रिएक्शन में अगर उसके वैल्यूज दे रखी हो और हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्शन निकालना हो, जैसे अपन फॉर्मेशन के लिए निकाला था, जैसे मान लो इसकी वैल्यू दे रखी हो x, इसकी दे रखी हो y, इसकी दे रखी हो z और इसकी दे रखी हो p मान लो। तो सबसे पहले ये देखना है कि जो ऑक्सीजन की होती है उसको कंसिडर नहीं करते हैं, बाकी जो उनकी कंसिडर करेंगे। ऑक्सीजन की यहाँ पे जो स्टैंडर्ड स्टेट में होता है, जैसे मान लो ऑक्सीजन हो गया, ये आपको चीज लर्निंग कर लेनी कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसिडर नहीं करेंगे। सिंपल जो है अपन इसका हीट ऑफ कंबशन निकालेंगे, हीट ऑफ रिएक्शन का कंबशन निकालेंगे, राइट। तो फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन में तो अपने क्या कहता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब हीट ऑफ कंबशन क्या करेंगे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे। आगे जितने भी आएगा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन, उन सब में
प्रोडक्ट रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट ही करेंगे। खाली फॉर्मेशन में क्या करते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ऐसा क्यों करते हैं? देखो, अगर इसके पास कुछ एनर्जी है और ये कंबस हो रही तो हमेशा इसकी एनर्जी रिलीज ही होगी। मान लो कोई भी अपन पेट्रोल अगर कंबस करे तो एनर्जी रिलीज होगी, जिससे इंजन का फ्लो होता है। तो एनर्जी रिलीज हो रही तो मतलब इसके पास कुछ एनर्जी थी और रिलीज होगी, रिलीज होने के बाद कम होगी, तो हमेशा अपन ज्यादा माइनस कम करते हैं, राइट। इसलिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, वही रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का क्या हो गया, x माइनस जेड प्लस 2p। मोल जो आ गए हैं उनको सीधा इंटू कर सकते हो। ये आ गया अपने पास हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ कंबशन, राइट। यहाँ पे साइन का बहुत ही बड़ा ध्यान रखना आपको, साइन से इक्वेशन गलत होता है अक्सर। अगर माइनस दे रहे हो तो यहाँ पे माइनस लेंगे, प्लस दे रहे हो प्लस लेंगे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ये सब चीजें साइन का यहाँ पे बहुत ही ध्यान रखना होगा, नहीं तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है लेकिन लास्ट में हमेशा जो आंसर होगा वो प्लस और माइनस में दे रखा होगा। तो वो कंफ्यूजन नहीं होना अपने को, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलता जाना है। हीट ऑफ फॉर्मेशन में ओनली प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हो गया, बाकी जितनी भी थर्मोडायनेमिक्स जितनी भी क्वेश्चंस है इनके रिगार्डिंग हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन, उन सब में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट ही करेंगे। वैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ कंबशन के दे रखे हैं, बाकी इनके दे नहीं रखे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर कोई भी एक रिएक्शन है, मान लो मैं कोई भी एक रिएक्शन ले लेता हूं C2H4 C2H6, O2 की प्रेजेंस 1 हो गया, CO2 और H2 बना रहा है। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, कार्बन 2 है तो 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन कितना है 3 और 2 5 मिल जाएगा 5/2, ऐसे बैलेंस होगी। और अपने को वैल्यू दे रखी हो, इसकी दे रखी हो 369 किलोजूल पर मोल, राइट। अब अगर वो कह रहा है कि इसको मैं 2 से इंटू करूं, तो अपने को इसको अगर 2 से इंटू करेंगे तो डेल्टा एच को भी 2 से इंटू करना पड़ेगा, डेल्टा एच को भी 2 से इंटू करना पड़ेगा। अगर ये 2 से डिवाइड करना है तो इसको भी डिवाइड करेंगे 2 से। तो ये चीज क्वेश्चन में काम आएगी कि क्वेश्चन सोल्व करते हो तो ऐसा कह सकता है कि इसका मोल डबल कर दूं या मोल हाफ कर दूं, तो उससे क्या होगा, ये इसको भी अपने को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, राइट। अब आए देख लेते और क्या बन गया, लास्ट पार्ट बढ़ गया अपना बॉन्ड एनर्जी, राइट। बॉन्ड एनर्जी, इससे भी क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी में बॉन्ड एनर्जी को लेके। जैसे मान लो मेरे पास CH4 है और ये ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होके बन रहा है C और 2H2, राइट। अब अगर इसकी एनर्जी दे रखी हो X और अपने को पूछ लें कि व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी और CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी। अब इसकी अगर एनर्जी H दे रखी हो, मतलब ये CH4, C के ऊपर 4 H है, ऐसे 1 2 3 4, तो अपन क्या करेंगे, ये 4 की दे रखी है तो एक की कितनी हो जाएगी x/4। सिंपल है कि भाई अगर 4 की इतनी तो यूनिटरी मेथड से सीधा देखेंगे x/4 की 1 हो जाएगी। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, या फिर वो बॉन्ड एनर्जी और रिएक्शन पूछ ले, बॉन्ड एनर्जी और रिएक्शन पूछ ले, इसकी x दे रखी हो, इसकी y दे रखी हो, उसकी z दे रखी हो, और इसमें पूछते हैं बॉन्ड एनर्जी और रिएक्शन क्या होगी। तो ये बॉन्ड एनर्जी और रिएक्शन क्या हो जाएगी अपनी, अभी मैंने बताया था कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, सॉरी, केवल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लेना है, बाकी थर्मोडायनेमिक्स में जितनी भी रिएक्शन है सब में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लेना है, राइट। तो रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी होगी, x माइनस इसकी कितनी हो जाएगी y प्लस 2z। अगर नेगेटिव में दे रही तो नेगेटिव लेना, पॉजिटिव में दे रहा तो पॉजिटिव में लेना। ये सिंपल सा था फंडा अपना। अगर एनसीईआरटी की लैंग्वेज, वैसे एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए लेकिन
पहली बार में समझ नहीं आता और मोस्टली स्टूडेंट्स चैप्टर को छोड़ देते हैं, लेकिन ये चैप्टर बहुत यूजफुल ही है। कुछ 2-4 कंसेप्ट है जो आपको याद रखने हैं और उसके बाद चैप्टर इजीली हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, और अगर कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट में लिख के बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी फॉर्मूले हैं थर्मोडायनेमिक्स के वो एक साथ देख लेंगे। अगर आप उन्हीं को पढ़ के चले जाओगे तो एग्जाम में इजीली इक्वेशन सॉल्व कर पाओगे, और कुछ जो वैल्यूज है, स्टैंडर्ड वैल्यूज है कांस्टेंट की, वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे।